जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो इस वीडियो में हम जो अभी उत्तर प्रदेश प्रोफेसर की जो भर्ती हुई थी, एग्ज़ाम हुआ था जीडीसी का, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, उस एग्ज़ाम के पेपर का एनालिसिस करेंगे और किस सब्जेक्ट से कैसे सवाल पूछे हैं, उसका आंसर क्या होगा, उसको यहाँ देखेंगे। अगर वीडियो लंबा लगे तो आप इसको 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड से देखिएगा, इससे आपका समय बचेगा और जो भी इसकी जानकारी है वो आप तक पहुँच जाएंगी। दूसरा चीज़ ये है कि हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और जब तक इसका ऑफिशियल आंसर की नहीं आता है तब तक जो भी मैं आंसर्स बता रहा हूँ वो कई जगह से उस जानकारी को जांचा गया, परखा गया, तब आपके समक्ष रख रहा हूँ। फिर भी अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहली सवाल क्या है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार निम्न द्वारा प्राप्त दिया गया है। तो ये क्या है ना, उसके लिए आर्टिकल 29 और 30 है, ठीक है, जिसमें कि संविधान में धार्मिक शिक्षा और उसके शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन है। दूसरा नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि स्वास्थ्य की परिभाषा जिसे संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण अवस्था के रूप में देखा जाता है, जो केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति में नहीं है, किसके द्वारा दी गई है? तो ये सारा चीज़ WHO के द्वारा देखा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और जिसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा नंबर सवाल। और तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। अगला चौथा जो क्वेश्चन है, कॉफ़ी की कौन सी किस्म जो शुरू में यमन से लाई गई थी, भारत में उत्पादित की जाती है और दुनिया भर में इसकी बहुत मांग है? तो अरेबिका जो कॉफ़ी है ना, वो भारत में उसका उत्पादन किया जाता है। अगला पांचवा नंबर सवाल कह रहा है कि जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक क्वथन नली में गर्म किया जाता है तो भूरे रंग की एक फ्यूमस निकलती है। ये फ्यूमस है, तो ये फ्यूमस कौन सा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर सवाल कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि A, E, I, तो वो होगा, क्योंकि ये जो वॉवेल्स होते हैं ना उसको क्रम से आ रहा है, ठीक है। A, E, I, O, फिर U, तो ये आ गया। अब यहाँ से देखेंगे I, O, U, तो फिर ये ए होगा, क्योंकि ये भी वॉवेल को तो रिपीट कर रहा है ना। फिर ए के बाद से ई, फिर यहाँ आई, फिर वहाँ ओ, फिर यू, तो इस तरह से यहाँ ओ ए होगा और वो ए सी में दिया है, तो इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अब देखते चलेंगे। 73वां संविधान संशोधन जो है ये सही है, पंचायती राज से है। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के निवेशन, ये भी सही है। 74वां जो है ना, केंद्र राज्य संबंध नहीं है, केंद्र राज्य संबंध से नहीं है, ये गलत है, ठीक है। ये क्या है? नगर पालिका से है, नगर पालिका से है, किससे? नगर पालिका से है। और 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से है। तो इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो कौन सा? सी जो है ना वो सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पानी पीने के भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है? तो टंका कहा जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी निश्चित भाषा में हिम एस को 21 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में सिप टैग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो अब हम एक चीज़ यहाँ देखेंगे, जैसे कि अगर सवाल को यहाँ बनाते हैं तो क्या कह रहा है? हिम टैग, तो HIM, हिम टैग को कह रहा है। तो हिम टैग देखेंगे तो एच का क्या होता है? एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, एम का 13 होता है। तो 8, 9, 17, 13, 30 और ये होगा आपका 20, 1 और 7, तो कितना हुआ? ये देखेंगे, एक मिनट, यहाँ देखेंगे भीम टैग थोड़े है, भीम क्या है? ACE है। तो AC का जब देखेंगे तो 1, 3 और 5, तो ये कितने हो गए? 4 और 5, 9 हो गए। तो 30 में से जब 9 घटाएंगे तो 21 होगा। और यहाँ पे क्या लिख रहा है? 21 लिखा जाता है। तो सिप टैग को क्या लिखा जाएगा? तो अब क्या करेंगे ना, सिप का देखेंगे। तो सिप का होता है, एस का होता है 19, आई का होता है 9 और पी का होता है 16, ठीक है। तो इसको टोटल जोड़ेंगे और फिर जब टैग वाला को जोड़ के घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 16, इसका अंतर 16 आएगा। देखेंगे अब तक मैं देख रहा हूँ जीके का या रीजनिंग का कोई लेवल नहीं है, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। यहाँ देखेंगे ना, अंतरिक्ष में जाने वाले नहीं, अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले। तो ये शुभांशु शुक्ला हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अभी लगभग साल भर पहले या 6 महीने के आसपास वो गए थे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? इसमें किसने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था?
दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था, जो कि गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय करके था, उसी में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधि ने पहली बार भाग लिया था। 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सतत विकास की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? केवल आर्थिक विकास पर आधारित विकास नहीं। उसके बाद से वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना विकास जो है उसको ही सतत विकास कहते हैं। सही बात है, क्योंकि सतत विकास में वर्तमान में आप उसका प्रयोग करिए, कोई भी संसाधन है उसका सीमित ही प्रयोग करिए और फ्यूचर के लिए उसको बचा के रखिए, उसको ही सतत विकास कहते हैं। फिर से कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित विकास, ऐसा कुछ नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के बिना विकास ये भी पॉसिबल ही नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों का हम यूज ही ना करें और विकास कर लें। किसी भी चीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स, कच्चा पदार्थ तो चाहिए ही चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक प्राधिकार 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है? तो उच्चतम न्यायालय को कोई मतलब नहीं है जब तक ये मामला उसमें न जाए। राष्ट्रपति को भी कोई मतलब नहीं रहता है। चुनाव आयोग को भी ये भी मतलब नहीं रहता है कि चुनाव आयोग तो बस चुनाव करके दे देता है। लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, किसी सदस्य के योग्यता अयोग्यता संबंधी जो भी है वो कौन तय करता है? लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? कितना है? 14 नंबर सवाल है और 14 नंबर का आप देखेंगे तो इसका डी सही हो जाएगा, रेगनर फ्रेस। अगला सवाल है 15 नंबर देखेंगे, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक सचिव थे? तो पंजाब नौजवान भारत सभा जो है इसके संस्थापक थे। बी नंबर सही जवाब है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन जो भी है मनरेगा तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मनरेगा में ये क्या है? संरचनात्मक कमजोरियां हैं। बी क्या है? ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ है। सी क्या है? पारदर्शिता और योजना का अभाव है। अब आगे देखेंगे डी क्या है? जवाबदेही का अभाव है। तो इसमें से कह रहा है कि सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर इसमें ए और बी जो है ना ये सही है। संरचनात्मक कमजोरी तो है, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ है, ठीक है। बाकी दो जो है पारदर्शिता और योजना का अभाव, ऐसा कुछ नहीं है। जवाबदेही का अभाव, जवाबदेही भी है, पारदर्शिता भी है, तो ए और बी इसमें नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित भारत के प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो अगर चरण सिंह की बात कर लेते हैं तो ये 1979 से 1980 तक थे। अगर हम बात कर लेते हैं बीपी सिंह जो है 1989 से 1990 तक थे, 1990 तक थे। अगर हम बात कर लेते हैं देवगौड़ा का तो 96 से 97 तक थे, 1996 से 1997 तक थे। अगर हम बात कर लेते हैं पीवी नरसिम्हा राव का तो पीवी नरसिम्हा राव कितना थे? 91 से 96 तक थे। तो अब इसका क्रम सजाना होगा, तो सबसे पहला क्रम हमारा क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह 1 नंबर, तो 1 नंबर दो ऑप्शन में है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। और फिर अगला क्या हमारा हो जाएगा? 1989 से 1990, तो एक के बाद दो, एक के बाद दो आ गए, यानी कि इसका हमारा 20 सही हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। तो खादर मिट्टी जो है ना बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, बिल्कुल सही है। खादर नहीं जलोढ़ मिट्टी है जिसमें महीन कण की सांद्रता अधिक और कंकड़ ग्रंथियां कम होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सही है तथा आर उसकी सही व्याख्या है, तो इसका सही डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 19 नंबर, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ब्राजील में किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका की संकल्पना की प्रस्तुति किसने की थी? तो इसमें एक लप्लास करके जो है उन्होंने की थी। अब अगला सवाल कह रहा है कि 21 नंबर, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस भारतीय त्यौहार को शामिल किया गया है? तो दीपावली को शामिल किया गया है, जो कि अभी दिल्ली में विश्व सत्र जो उसका आयोजन किया गया था दिसंबर 2025 में, उसी में ऐसा निर्णय लिया गया कि दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जाएगा। 22 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किस शीर्षक से किया था? तो सिर ए अकबर के नाम से किया था। 24 नंबर सवाल देखेंगे, और 24 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, बिल्कुल सही है। सूर्यकांत भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश है, नहीं 52वें नहीं है, 53वें है।
तो ये तो सही है, 2 गलत हैं। तो अब देखेंगे केवल एक सही है। अब हम बात कर लेते हैं 25 नंबर। 25 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागरीय मेखला में पाए जाते हैं। इसी को तो रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, प्रशांत महासागरीय पेटी जो है या क्षेत्र जो है, क्योंकि यहाँ हमेशा वो ज्वालामुखी आते रहते हैं, इसलिए इसको रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। ये आसान सवाल है, कई बार जनरल कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है। 26 नंबर सवाल देखेंगे। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था ना 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी जाती है उसका नाम क्या है? तो इसका सही नाम है सार्वजनिक ऋण की वापसी। अगला 28 नंबर सवाल है, 9वीं सदी की अब्बासीद खलीफा अल मामून ने निम्न में से किस अकादमी की स्थापना की जिसमें दर्शन और विज्ञान पर यूनानी, फारसी और संस्कृत के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने में महत्वाकांक्षी परियोजना को हाथ में लिया? तो इसका सही जवाब जो है ना बैत अल हकमा होगा। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है शेर सिंह है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम 30 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं, सही सुमेलित में क्या है? शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको लगभग याद रहता है। यूजीसी की स्थापना 1953 में की गई थी, ये भी याद रहता है। राधा कृष्णन आयोग की स्थापना 1948-49 में हुई थी, ये भी सही है। लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है यह 1917 में नहीं बल्कि 1904 में आया था। 1904 में आया था, जब लॉर्ड कर्जन वायसराय था तो उसी ने लाया था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या अधिनियम जो भी है। आयोग तो 1905 में आया था, अधिनियम की अगर बात कर लेते हैं तो 1904 में आया था, उसके बाद वो आयोग की स्थापना की गई थी। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? सी नहीं है। अब हम बात कर लेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, और 31 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे अब शुरू होता है, 30 के बाद अब शुरू होता है हमारा हिंदी सेक्शन, क्योंकि हिंदी का एग्जाम था प्रोफेसर के लिए, तो अब हिंदी शुरू होता है। तो 31 नंबर यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि टेलीविजन प्रसारण केंद्र पर चित्रों को विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर तो होगा नहीं, ऑप्टिकल फाइबर तो भेजने के काम आता है, वीडियो टेलीकॉन कैमरा होता है। इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। अब हम 32 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करते हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। आलंबन और उद्दीपन दोनों उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाला कार्य अनुभाव कहलाता है, बिल्कुल सच है। दूसरा कह रहा है कि व्यभिचारी या संचारी भाव अस्थायी भावों के सहायक हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल सच है। जो संचारी भाव होता है ना वो मतलब संचार करते रहता है, ऊपर नीचे घटते बढ़ते रहता है, ये भी बात सही है। तो इसमें देखा जाए तो दोनों सही है, कथन ए और दो दोनों सत्य हैं। अगला सवाल हमारा है 32 नंबर, आप यहाँ से देखेंगे, 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रसाद लहर सबको पता है, महादेवी वर्मा सप्तकर्णिका पता है। उसके बाद से आप देखेंगे, अगर मैं बात कर लूँ तो पंत पंत का गुंजन है, निराला गीतिका है। तो एक तरह से देखेंगे एक का चार, तो एक का चार किस ऑप्शन में है? तो एक का चार मात्र एक ऑप्शन में है। अब देख सकते हैं इससे ज़्यादा डीपली तो नेट बनाता है, क्योंकि नेट में क्या करता ना चार कम से कम 2-3 में देता है, तो फिर अगला स्टेप हमको मिलाना पड़ता, अगला में भी सेम सेम देता। ये बातें जाकर के सी या डी में क्लियर होती है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है फर्स्ट में ही क्लियर कर दिया। यानी एक तरफ से देखा जाए तो आसान ही सवाल दिया गया है। अब हम बात कर लें 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। 34 नंबर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो चीणों पर चांदनी ये बहुत चर्चा में है और हमेशा सबको याद रहता है, तो निर्मल वर्मा। अब यहाँ देख लेंगे सी का 4 किस में है? तो सी का 4 देखते हैं मात्र 1 में है, तो इसका सही जवाब मिल गया, यानी कि ए का 2। यानी मेरी कैलाश यात्रा का क्या होगा? स्वामी सत्यदेव परिवारजक होगा। अब बात कर लेते हैं बी का तो खैर मेरे क्रम से ही वो हो गया, फिर देखते हैं सी का हो ही गया, और डी का देख लेते हैं D3। तो डी का 3 धर्मवीर भारती। तो अब ऐसे भी कंफर्म हो जाएगा कि बी का क्या होगा? तो बी का हमारा क्या हो जाएगा? राहुल संकीर्त्यानंद। हाँ, मेरी तिब्बत यात्रा तो बहुत प्रसिद्ध है, ये तो अक्सर नेट के एग्जाम में भी है, सिलेबस में भी है। तो मेरी तिब्बत यात्रा किनका है? राहुल संकीर्त्यानंद का है। तो इस तरह से हमारा सही जवाब बी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगला 35 नंबर, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहाने बनाना। 36 नंबर सवाल देखेंगे, आधुनिक हिंदी कहानी का उद्देश्य रचना शैली व टेक्निक की दृष्टि से एकदम बदल चुकी है, उसकी आत्मा भारतीय है पर वेशभूषा पाश्चात्य। यह कथन किस विद्वान का है? तो 36 नंबर आप देखेंगे तो 36 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा वह गोपाल राय का है।
37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि रस को व्यक्त करने के कारण को विभाव कहते हैं, बिल्कुल सच। उद्दीपन विभाव को आलंबन आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण दो भेद हैं, दोनों सत्य है। ये भी दोनों सत्य, एक एवं दो दोनों सत्य हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही वर्ष में प्रकाशित रचनाओं का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 38 का सी जवाब सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितनी लेखक है ना, सबका प्रकाशन वर्ष 2002 में ही हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। और 39 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तत्सम और तद्भव शब्दों के रूप भिन्नता के साथ बहुधा अर्थ की भिन्नता भी होती है। तत्सम प्रायः सामान्य अर्थ में आता है और तद्भव विशेष अर्थ में। ठीक है, तो 39 नंबर जो है, 39 नंबर देखेंगे आप, 39 का दोनों कथन सत्य है। अब हम बात कर लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। और 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदिवासी अस्मिता के प्रश्न तथा आदिवासी साहित्य और समाज पुस्तकों की लेखिका कौन है। तो रमणिका गुप्ता है, क्योंकि रमणिका गुप्ता जो है ना, आदिवासियों पर और उनके अस्मिता पर बहुत सारी रचनाएं की हुई हैं, और ये उपयुक्त पुस्तकें जो है ना, उन्हीं की हैं। अब हम 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची को सूची 2 से मिलान करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पूर्वी हिंदी, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में ही आता है। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली बिल्कुल। राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी बिल्कुल। और उसके पश्चिमी हिंदी, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी बिल्कुल सच है। तो एक का एक, एक का ये देखेंगे तो एक का एक मात्र एक में है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। और 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खोज की पगडंडियां एवं खंडहरों का वैभव यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। तो मुनि कांति सागर इसका सही जवाब है। अगला है हमारा, अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है कि 43 नंबर कह रहा है कि सूची को सूची 2 से मिलान करना है। तो अब यहाँ एक चीज देखेंगे ना, यमंडनम नासिका च, तो यमंडनम का क्या हो जाएगा, नासिका हो जाएगा, यानी कि सी का 3। अब देखेंगे सी का 3, तो इसमें देखेंगे ना, दो दो में मैच कर रहा है, इसमें तो ये तो होगा नहीं और ये तो होगा नहीं। अब फिर देखेंगे पाश्विक व्यंजन ल को कहते हैं, ये भी सही है। तो डी का 4, तो डी का 4 मात्र एक में मिल रहा है, तो इसका बी सही हमारा हो गया। ठीक है, अब बाकी A2 का देख लेंगे। तो संघर्षी क्या होगा, स स ह, सही बात है, संघर्षी है। उसके बाद से स्पर्श संघर्षी कौन है, इचु एसानम तालु। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगला सवाल 44 नंबर। 44 नंबर आप यहाँ से देखेंगे। 44 नंबर सवाल कह रहा है कि, 44 नंबर कह रहा है कि कथन है, एक कारण है, दोनों को देखिए। तो इंदु पत्रिका हिंदी कहानी की गति और दिशा प्रदान की, बिल्कुल। इसके प्रारंभिक अंकों में आग, गुलाम और चंदा आदि कहानियां प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल, दोनों के दोनों सच है। ठीक है, क्योंकि इंदु पत्रिका का जो प्रकाशन था 1909 में शुरू हुआ था, और इसका जयशंकर प्रसाद को इसका श्रेय जाता है शुरू करने का। और फिर क्या हुआ था कि जैसे पहले इसकी कहानियों के रूप में आग, गुलाम और चंदा का ही प्रकाशन हुआ था। इस तरह से देखा जाए तो दोनों सही है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर देखेंगे। 45 नंबर सवाल, 45 इधर देखेंगे। वाक्य रचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों या शब्दों की विधिवत किधर गया, विधिवत स्थापना को क्रम कहते हैं, बिल्कुल सही है। वाक्य की एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने या जानने की स्वाभाविक उत्कंठा जागृत करती है, उसे आकांक्षा कहते हैं, बिल्कुल, दोनों सच है। इधर है 1 एवं 2 दोनों सत्य हैं। अब अगला क्या कर रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। प्राचीन एवं नवीन अलंकारों की प्रचुर मात्रा में प्रयोग, फिर से क्या है, बी प्रतीकात्मकता है, सी मुक्तक और गीति शैली का न्यूनतम प्रयोग है। उसके बाद सी डी कह रहा है कि नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण प्रवृत्ति नहीं है। तो क्या है ना कि मुक्तक और गीति शैली का न्यूनतम प्रयोग नहीं है, अधिकतम प्रयोग किया गया है। ठीक है, बाकी अन्य जो है ना वो सही है, जबकि सी क्या है ना गलत है। क्या है कि प्राचीन एवं नवीन अलंकारों की प्रचुर मात्रा में प्रयोग बिल्कुल है, प्रतीकात्मकता तो है ही छायावाद में, नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण बिल्कुल है। अब रह गया सी में, तो मुक्तक और गीति शैली का न्यूनतम नहीं अधिकतम प्रयोग है, इसलिए क्या है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यज्ञोपवीत संबंधित लोकगीत किस विद्या के गीत हैं। तो संस्कार संबंधी गीत हैं, तो आसान सवाल है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
एक कथन दिया गया, तत्पुरुष समास के मुख्य दो भेद हैं, एक व्याधिकरण तत्पुरुष और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। और कारण क्या कह रहा है, समानाधिकरण तत्पुरुष का प्रचलित नाम कर्मधारय है, यह कोई अलग समास नहीं है। बिल्कुल दोनों के दोनों सच है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः दो भेद हैं, एक व्याधिकरण तत्पुरुष और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। बिल्कुल सही है। समानाधिकरण तत्पुरुष का प्रचलित नाम कर्मधारय समास है, यह कोई अलग समास नहीं है। बिल्कुल सही है। तो इसका ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका बी सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटो ने अपने विद्यापीठ को मस्तिष्क किसे कहा था, और अरस्तु की विद्वता से प्रभावित होकर के तो ऐसा कहा था। 50 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कारण दिया गया है, उसमें देखिए कह रहा है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के प्रयास अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ किए गए थे। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि उनको लगता था कि भारत को कैसी राष्ट्रभाषा रहे ताकि उनका काम आसान हो जाए, इसलिए वो चाहते थे कि हिंदी ही बने। फिर अगला क्या कह रहा है, अंग्रेज नागरिक लिपि में केवल फारसी और अरबी भाषा का प्रयोग करना चाहते थे। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो केवल ए सत्य है जबकि आर असत्य है, तो इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 51 नंबर सवाल, और 51 नंबर आप यहाँ से देखेंगे, नीचे दो कथन है जिसमें एक कथन है और दूसरा कारण है, देखेंगे। तो कथन क्या कह रहा है कि छायावाद युग में जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण प्रमुख रूप से निबंधों में दिखाई देता है। बिल्कुल। और कह रहा है कि इस युग के निबंधकारों ने मनोवैज्ञानिक तथा आत्मविश्लेषणात्मक शैली में लेखन किया है, जिसके कारण निबंध अधिक प्रभावपूर्ण हुए हैं। दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो देखेंगे ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या बी सही हो जाएगा। 52 नंबर देखेंगे। 52 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो भोजपुरी लोकगीत है ना, ये सत्यव्रत सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। भोजपुरी भाषा और साहित्य जो है ना, उदय नारायण तिवारी के द्वारा ही लिखा गया है, ये बिल्कुल सच है। भोजपुरी लोक संगीत जो है कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा ही लिखा गया है। भोजपुरी गीतों का सेम है, A1 B2 C3 D4। देखेंगे किसमें A1 B2 C3 D4, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल का। अगले सवाल का, कालबेलिया, गिद्धड़ और तेलाताली लोक नृत्य का संबंध किससे है। तो कालबेलिया जो है ना, राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला है काव्य दोष में, देखेंगे काव्य दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 54 नंबर, और 54 नंबर आप यहाँ से देखेंगे, असत्यार्थ असदुपदेशकत्व एवं असभ्यार्थ नित्य काव्य दोष है। कथन 2 कह रहा है कि शब्द दोष, काव्य दोष, अर्थ दोष एवं रस दोष अनित्य काव्य दोष हैं। तो ये कितना था मेरा, 54 नंबर था। तो 54 नंबर अगर देख लेते हैं तो 54 नंबर क्या कह रहा है कि केवल एक कथन सत्य है, यानी कि पहला वाला सत्य है, दूसरा क्या है, असत्य है। ये देखेंगे, ये थोड़ा सा डीपली है। 55 नंबर की बात कर लेते हैं। लौटकर आया हुआ वाक्य के लिए एक शब्द होगा, प्रत्यागत होता है। 56 नंबर की बात कर लेते हैं। 56 नंबर यहाँ से देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ देखेंगे, बनारस अखबार की प्रेरणा किसने दिया था, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दिया था। सही बात है। अगला क्या है, गोविंद नाथ दत्ते ने क्या दिया था, बनारस अखबार के संपादक रहे। ये भी सच है, मतलब सही है। और फिर राजचंद्र बसु क्या थे, हिंदी वर्णमाला के कोर्स दिए थे। ब्रिजनाथ और जो बंदोपाध्याय हैं, उदन मार्तंड का स्वर प्रकाशित किए थे, ये भी सच है। तो इसमें क्या है कि A1 B2 C3 सेम टू सेम रहेगा। तो देखेंगे इस किस में है, A1 B2 C3 D4। 57 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय नवजागरण काल की हिंदी पत्रकारिता का लक्ष्य समाज सुधार था। किधर गया जी, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का विकास था। सच बात है। समकालीन हिंदी पत्रकारिता विज्ञापन और मुनाफा केंद्रित प्रवृत्तियों से प्रभावित हुई, ये भी सच है। आधुनिक पत्रकारिता में सत्ता की आलोचना की भूमिका पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। देखिए, पूर्णतः नहीं कहेंगे, हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, लेकिन पूर्णतः कहना उचित नहीं रहेगा, इसलिए 3 गलत है। चौथा देखेंगे। चौथा कह रहा है कि पेड न्यूज की प्रवृत्तियों ने पत्रकारिता की विश्वसनीयता को संकट में डाल दिया। बिल्कुल सच बात है। तो 1, 2, 4 यानी कि 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 58 नंबर सवाल, और 58 नंबर आप यहाँ से देखेंगे। 58 नंबर में कह रहा है कि हिंदी स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं है, तो ईया नहीं है, ठीक है। ईया बहुवचन के लिए है, बाकी ये वाला ईया है, ठीक है। जैसे बुढ़िया, शेरनी, ठीक है, लड़की, लेकिन आप ई वाला ईया नहीं देखेंगे, चंद्रबिंदु वाला। 59 की बात कर लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा के प्रवर्तक कवि एवं उन्हें मान्यता देने वाले आलोचकों के युग में कौन सा एक युग्म अशुद्ध है। तो एक युग्म कौन सा अशुद्ध है उसको देखेंगे, और उसको देखने के क्रम में शुरू करते हैं।
तो असाहित वाला किधर गया जी? असाहित वाला ये भागीरथ मिश्र नहीं है, गणपति चंद्रगुप्त है, गणपति चंद्रगुप्त है। बाकी तो इसमें कौन सा इसका सी हो जाएगा। 60 नंबर सवाल देखेंगे। 60 नंबर सवाल कह रहा है कि मिलान करना है, तो देखेंगे बलछनामा जो है नागार्जुन का है, नागार्जुन का है, ठीक है। राग दरबार श्रीलाल शुक्ल का है, तो ए का टू, ए का टू, ए का टू मात्र एक ही ऑप्शन में, तो इसका हमारा सही जवाब सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 61 नंबर, और 61 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। 61 नंबर कह रहा है कि मधुकर के रेखा चित्र विशेषांक 1946 के संपादन करने वाले, कितना नंबर? 61 नंबर है ना, कौन है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी है। 62 नंबर की बात कर लेते हैं। छयवादी काव्य मध्य युग की काव्य धारा से प्रमुखतः इस अर्थ में भिन्न है कि वह किसी क्रमागत सांप्रदायिकता या साधना परिपाटी का अनुगमन नहीं करता। यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी का यह कथन है। 63 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए कृतियों को उनके रचनाकारों से सम्मिलित करना है। तो ये एक चीज देखेंगे, जैसे माटी की मूर्ति, ये यूजीसी नेट के सिलेबस का ही है, रामवृक्ष बेनीपुरी का ही है। तो अगर B2 का एक ही में दिया होगा तो B2 तो सही हो जाएगा। फिर देखेंगे B2, तो B2 मात्र एक में दिया है, A1 में दिया है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। देख लीजिए, सॉरी ए हो जाएगा। अब आप देखेंगे ना, एक ही स्टेप में मैच कर जा रहा है, यानी पेपर बहुत ईजी है एक तरफ से देखा जाए तो। अगला इसमें कह रहा है कि इनमें से एक बांगरू का व्यवहार क्षेत्र नहीं है, तो करनाल हरियाणा वाला है, या रोहतक है, या दिल्ली के भी ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है, फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ कनौजी चलता है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, व्यवहार क्षेत्र नहीं है। 65 की बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण के संबंध में दी गई सूची को मिलान करना है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक लगाया है, स से सीदेवम सामंत काल, तो सी तो एकदम बिल्कुल सही है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? वीरगाथा काल कहते हैं, ये तो सबको याद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? आदिकाल कहते हैं। ये भी। राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं? संधि काल या चारण काल कहते हैं। तो अब देखेंगे हमारा ए का 4, ए का 4 किस में है? तो एक में है, यहाँ भी है, लेकिन अभी इसको रखते हैं। और बी का 2, तो देखेंगे राम कुमार वर्मा संधि या चारण काल, तो यहाँ कन्फर्म हो गया। यहाँ भी B2 दे रहा है। अब C3 में देखेंगे राहुल संकीर्तन सी चारण काल, तो ये हमारा बी सही हो गया। बात कर लेते हैं 66 नंबर, और 66 नंबर यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि जब शब्द और अर्थ दोनों में विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार आ गया हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे उभया अलंकार होता है। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, कथन दिया है और कारक दिया है, दोनों को देखेंगे। देवनागरी प्रचार के कारण यह देवनागरी कहलाई, बिल्कुल सच है। नागरी नाम से ललित विस्तार में उल्लेखित नाग लिपि के आधार पर स्वीकार किया गया है। 67 नंबर अगर सवाल की बात कर लेते हैं, तो 67 नंबर देखेंगे ना, 67 नंबर मेरे ख्याल से कोई एक ही होगा। अच्छा हाँ, क्या है कि नागरी नाम से ललित विस्तार में उल्लेखित नाग लिपि के आधार पर स्वीकार किया गया, ये बात सच है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। सच दोनों है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए दोनों सत्य है, ठीक है। 67 का डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, और 68 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, निम्नलिखित में निर्निमेष शब्द का अर्थ है, तो बिना पलक झपकाए। राम की शक्ति पूजा है ना, उसमें ये शब्द का आया हुआ है, तो उस वहाँ से इसको लिया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित देखना है कौन नहीं होगा, ठीक है। तो काव्य अलंकार जो है ना, वो दंडी का नहीं, भामा का है। किसका है? भामा का। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट सही है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है, तो 69 का ये हो जाएगा। बात कर लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, और 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? मादा कैक्टस, ठीक है। मादा कैक्टस किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। और ये क्या है? यूजीसी नेट में भी लिखा हुआ है, बकरी इन्हीं का नाटक है। बाकी तीनों के तीनों जो है ना, वो मोहन राकेश के हैं, ठीक है। ये यूजीसी नेट से ही सवाल लिया गया है, और उसके सिलेबस के सारा सवाल है। बात कर लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, और 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, बिल्कुल बात सच है। भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है, ये भी बात सच है। तो ए और आर दोनों सच है, और व्याख्या भी करता है। कहाँ दिया है? बी में दिया है, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अब हम अगला बात कर लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, और 72 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक को दो से मिलान करना है। तो इस क्रम में आप देखेंगे आनंदवर्धन जो है, वो ध्वनिया लोक में उनकी पुस्तक है, उसमें ये केवल प्रतिभा पर बल देते हैं, तो ए का 2। उसके बाद से देखेंगे आचार्य राजशेखर जो हैं, वो इनकी पुस्तक जो है ना, वो काव्य मीमांसा थी, जिसमें शक्ति, प्रतिभा और व्युत्पत्ति तीनों पर बल देते हैं, तो ये यानी कि देखेंगे A2 और B3,
A2 और B3 देखें किस ऑप्शन में है। A2 और B3 यहाँ मात्र एक डी में है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन 73 नंबर देख लेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे कथन और कारक दिया गया है, तो आपको बताना है, देखेंगे दिया गया है उसको कौन सच है या क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदाती प्रवर्तक ठहरते हैं, ये बिल्कुल बात सच है, ऐसा तो रामचंद्र शुक्ल ही कहते हैं। लेकिन आर क्या कह रहा है, छायावादी कवियों ने व्यक्ति की अंतः प्रेरणा और भावनात्मक अनुभूति और प्रकृति के सौंदर्य को काव्य का केंद्र बनाया है। तो ये क्या है ना, सच है। लेकिन श्रीधर पाठक के सच्चे स्वच्छंदतावादी होने का इसमें कोई वर्णन ही नहीं है। तो दोनों कथन तो सच है, लेकिन व्याख्या थोड़ी कर रहा है। तो आप देखेंगे क्या है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चंस को ना ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसमें लगता है सबको, बट थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर दे रहा है, क्योंकि मैं अब तक देख रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन में चेंजेस किया हुआ है। अगला सवाल है 74 नंबर। 74 नंबर आप यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, बताना आज की पत्रकारिता पर मुनाफाखोरी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। दूसरा कह रहा है क्योंकि पत्रकारिता का मूल ध्येय अब बाजार और विज्ञापन हो गया है। देखिए ऐसा नहीं कह सकते। तो आज की पत्रकारिता मुनाफाखोरी का प्रभाव बढ़ रहा है, ये बात सच है, लेकिन जो उसका रीजन है वो रीजन सब नहीं कर सकते, क्योंकि पत्रकारिता का जिस दिन अगर ये टारगेट हो गया उस दिन से पत्रकारिता का कोई महत्व रह नहीं जाएगा, और फिलहाल महत्व है। तो आप देखेंगे क्या कह रहा है कि ये सत्य है परंतु आर गलत है। बात कर लेते हैं 75 नंबर। और 75 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि मध्य प्रदेश, एक मिनट, हाँ, मध्य देश की 8 बोलियां खड़ी बोली हरियाणवी या बांगरू, ब्रज, कनौजी तथा बुंदेली को पश्चिमी नाम से सर्वे में, और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी नाम से पूर्वी को दिया गया है। सच बात है। आधुनिक साहित्यिक हिंदी तथा उर्दू की बोलचाल का रूप हिंदुस्तानी कहलाता है। बिल्कुल दोनों कथन सत्य है। किधर ये डी इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 76 नंबर, संस्कार संबंधी गीत, ऋतु संबंधी गीत, व्रत संबंधी गीत या देवता संबंधी गीत, जाति संबंधी गीत, श्रम संबंधी गीत आदि श्रेणियां किस हिंदी आलोचक के द्वारा वर्गीकृत की गई। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ये सवाल इसके पहले जो भोजपुरी वाला आया था ना, उसमें भी कृष्णदेव उपाध्याय थे। तो इस टॉपिक से 2 सवाल जेडीसी के एग्जाम में पूछा गया है। 77 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों का सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखेंगे ना, कह रहा है कि सुमेलित नहीं करना है, कौन सही नहीं है बताना है। तो आलोचना नामवर सिंह, बिल्कुल इनकी पुस्तक है। निकष धर्मवीर भारती का भी है। नई कविता जगदीश गुप्त का ही है। अगर दस्तावेज की बात कर रहे हैं तो दस्तावेज के लेखक रामचंद्र तिवारी नहीं है, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी है। कौन है, विश्वनाथ तिवारी है। ठीक है। अगला हमारा क्या है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो अवधि जो है अर्धमागधी से हुआ है। अगला सवाल जो है, परिंदे कहानी के लेखक कौन है, निर्मल वर्मा है। 80 नंबर की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में कौन लोक नृत्य और संबंधित एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का राज सही है, राजस्थान और हरियाणा का घूमर ये भी सही है, पंजाब का गीधा ये भी सही है, डफ गुजरात, तो ये गुजरात का नहीं है बल्कि कहाँ का है, हरियाणा का है। तो इस तरह से सम्मिलित क्या बोलते हैं, युग्म सही नहीं है, तो इसका सी हो जाएगा 80 का। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर। और 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य एकमात्र है बी, इन दोनों में केवल यही अंतर है। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, ये भी गलत वाक्य है। शब्द केवल संकेत मात्र है, केवल और मात्र आ गया, इसे भी खत्म है। उसके चाचा को लड़की हुई है, चाचा को होगा ही नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में केवल अंतर है, इसका सी जवाब हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ध्वनि समूह महाप्राण है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। तो दूसरा और चौथा किस में है, आप यहाँ से देखेंगे, घ, ग, झ, त। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। और 83 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग होते हैं। हिंदी में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। दोनों सच है। किधर है जी, कथन 1 एवं 2 दोनों सत्य है। अब समझेंगे कैसे। संस्कृत हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें तो 3 लिंग होते हैं, ये तो कन्फर्म हो गया। फिर हिंदी में पढ़ते हैं 2 लिंग होते हैं, तो दोनों के दोनों सच हैं। अगला 84 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा दृश्य काव्य के अंतर्गत नहीं है। तो प्रमोकार, प्रकरण, भाण। अब यहाँ देखेंगे ना, आख्यायिका। आख्यायिका में क्या होता है ना, कोई कुछ बोलता है तो सुना जाता है,
ठीक है, तो ये श्रव्य काव्य में आएगा, ये श्रव्य काव्य में आएगा, न कि दृश्य काव्य में। और यहाँ क्या पूछ रहा है, दृश्य काव्य के अंतर्गत नहीं है, तो श्रव्य काव्य है तो आख्यायिका होगा। तो 84 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम यहाँ 85 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वह सत्ता की निगरानी करती करती है और जनता को की आवाज़ बनती है। बिल्कुल सच है और सही व्याख्या भी है, तो 85 का डी सही जवाब हो जाएगा। आसान सवाल है। और 86 नंबर की बात कर लेते हैं। 86 नंबर कह रहा है कि ऋतात्मकता काव्य, सॉरी रीति क्या नाम है 86, और 86 देखिए कह रहा है कि रीतिरात्मक काव्यस्य विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मक कथन किस आचार्य का वामन का है। 87 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अकर्मक क्रिया है, तो सोना है। 88 की बात कर लेते हैं, तो नलिनी विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश किस काव्य आंदोलन के प्रवर्तक हैं, तो प्रपद्यवाद, या इसका दूसरा नाम नकेनवाद भी है। और ये नकेन कैसे पढ़ा, तो न से नलिनी विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और न से नरेश। ठीक है, तो प्रपद्यवाद या नकेनवाद। 88 के बाद से अब 89 नंबर देखेंगे। 89 89 आप यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें क्या करना है कि मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे ना कि वुड का घोषणा पत्र, तो ये 1854 तो सबको याद है। तो सी का 3 देखते हैं, तो सी का 3 एक इसमें है और एक इसमें है, एक इसमें है, तो बाकी ये दो तो खत्म हो गए ऐसे ही। अब हम यहाँ देखेंगे कलकत्ता मदरसा। तो कलकत्ता मदरसा जो है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1780 में हुई थी। तो कलकत्ता मदरसा किधर गया, 1780 में हुआ था। ठीक है, वारन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। तो बी का 4, बी का 4 देखेंगे, बी का 4, तो बी का 4 किस में दिख रहा है हमको, बी का 4 डी में दिख रहा है, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। लेकिन हम एक बार मिला लेते हैं। अगर कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की बात कर लेते हैं, तो ये 1824 में इसकी स्थापना हुई थी। अब उसके बाद से कलकत्ता मदरसा प्रेस 1780 में हुआ था, जो कि मैंने बताया। अगर हम बात कर लेते हैं बनारस संस्कृत कॉलेज का, 1791 में इनकी स्थापना होती है जोनाथन डंकन के द्वारा। तो ये देखेंगे डी का ए हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सही जवाब निकल के आता है डी। अब हम बात कर लेते हैं 90 नंबर सवाल, और 90 नंबर सवाल आप यहाँ से देखेंगे। 90 कह रहा है कि उद्भवकालीन पत्रकारिता आधुनिक पत्रकारिता की तरह व्यावसायिक स्वरूप वाली थी। सच बात है। उस समय समाचार पत्रों का उद्देश्य तत्कालिक समाज को ज्ञान विज्ञान और नवीन संदर्भों से जोड़ना था। ये भी सच है। तो ए और आर दोनों सच हैं। एक मिनट, थोड़ा इस पर चर्चा फिर से करें। किधर गया 90 नंबर सवाल। 90 नंबर सवाल जो है, सॉरी, वो 90 नंबर सवाल में कह रहा है कि उद्भवकालीन पत्रकारिता आधुनिक पत्रकारिता की तरह व्यावसायिक स्वरूप वाली थी। नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर क्या कह रहा है कि ज्ञान विज्ञान नवीन संदर्भों से जोड़ना था। सही बात है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तभी ये रहेगा। अगर जिसके पास ये सारे गुण आ गए तो उसके पास ये नहीं रहेगा, और जब ये और जब रुपया पैसा की बात आ जाएगी तो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा। तो आप देखेंगे तो एक सही है, सॉरी पहला सही नहीं है, दूसरा केवल सही है। तो ऐसा कहाँ है, ए सही है और आर गलत है। सॉरी, ये गलत है, आर सही है। तो हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 91 नंबर, और 91 नंबर आप यहाँ से देखेंगे। नीचे दो कथन है, जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। लोकगीतों के विभिन्न रस व्यक्ति के जीवन के विविध मनोस्थितियों के प्रतीक माने गए हैं। सही बात है। प्रत्येक रस विशिष्ट प्रसंग व्यवहार और भाव स्थितियों से जुड़ा होता है, जिसमें वह लोक जीवन का प्रत्यक्ष रूप बन जाता है। तो ये बात बिल्कुल सच है, सही व्याख्या भी है। तो इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले सवाल का, और अगला सवाल हमारा क्या है, 92 नंबर। तो 92 नंबर आप देखेंगे। 92 नंबर क्या कह रहा है कि 92 नंबर कह रहा है कि इसमें सम्मिलित करना है। तो मेरा परिवार जो है, इसका रचना 1972 में हुआ था। किधर गया जी, 1972 तो किसी ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। अगर बात कर लेते हैं स्मृति की रेखाएं, तो 1943 इसका सही जवाब है। पथ के साथी की बात कर लेते हैं तो 1956, ये भी सही है। अतीत के चलचित्र की बात कर लेते हैं तो 1941 ये है। तो ये 72 या 80, मुझे डाउट था कि अगर 1980 है ना तो 1972 इसी का होगा। तो देखेंगे A1 B2 D3 ऐसा किस में है, वही सही जवाब हो जाएगा। A1 B2 C3 D4, तो A1 किधर गया जी, A1 B2 C4 D3, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी। सॉरी डी नहीं, उसके और ऊपर चलते हैं ना, वही तो कह रहे हैं मैच क्यों नहीं कर रहा है। 93 किधर गया जी,
ओ सॉरी सॉरी, 92 नंबर सवाल ध्यान से नहीं पढ़े। देखिए क्या बात हुआ। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो मेरा परिवार सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका 1980 नहीं 1972 होगा। राइट, अब समझ में आया? जल्दीबाजी के चक्कर में क्या क्या हो जा रहा है। 92 नंबर। अब 93 नंबर यहाँ से देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दीबाजी किस बात का? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें देखेंगे किसका क्या है। तो आप देखेंगे 1826 में उदंत मार्तंड, ये तो सबको याद होगा। उदंत मार्तंड जो है हिंदी का प्रथम अखबार होने का गौरव प्राप्त है, जो कि पंडित युगल किशोर के द्वारा निकाला गया था 1826 में। अब अगला हमारा क्या है, अगला देखेंगे बंगदूत की अगर बात कर लेते हैं तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 कहिए या 1829 कहिए, उसमें प्रकाशित किया गया था। बनारस अखबार जो है ना 1800 आपको 44 या 45 में प्रकाशित हुआ था। समाचार सुधावर्षण जो है ना 1854 में प्रकाशित हुआ था। तो आप देखेंगे डी का 1, तो डी का 1 यहीं दिख रहा है। ए का 4 उदंत मार्तंड ये भी दिख रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 93 का। अब हम बात कर लेंगे 94। तो 94 एकदम इजी सवाल है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो पूर्वी हिंदी में कौन सा आएगा? पूर्वी हिंदी में अवधी आएगा, बिल्कुल सही है। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली आ जाएगा, ठीक है। राजस्थानी हिंदी मेवाती आ जाएगा, पश्चिमी हिंदी कौरवी आ जाएगा। तो एक का तीन देखते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे तक कर लें। तो नीचे तक करने के बाद से एक का 3, तो ये 2 में है, बाकी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। फिर देखेंगे पश्चिमी हिंदी यानी सी का 4, तो सी का 4 इसमें है और एक का 3 इसमें है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। बात कर लेते हैं अगले सवाल का, और अगला सवाल 95 है। प्रेमचंद्र शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और निष्पेषित कृषकों की आवाज़ थी, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है 95 जो है ये मेरे ख्याल से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये कथन किनका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। आप देखेंगे ये जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 95 सवाल नंबर 20 सही इसका जवाब है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगर हम बात कर लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में संप्रदाय और संबंधित आचार्यों का कौन सा युग्म अशुद्ध है? अब यहाँ थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है कि सबसे पहले क्या है ना कि ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन तो सही है। रस संप्रदाय भट्ट लोलट। रीति संप्रदाय तो रीति के ना वामन है, दंडी नहीं है। अगला क्या कर अलंकार, अलंकार के भामह है, ठीक है। तो इसमें दो दो आ रहा है और इसमें ऑप्शन ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इस सवाल पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, या इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइएगा, मुझे थोड़ा सा सस्पिशन है। अब बात कर लेते हैं 97 नंबर, और 97 नंबर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और मेरी आत्मकहानी जो है ना डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया है। क्या रहेगा? मेरी आत्मकहानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बिल्कुल सच बात है। मेरा जीवन जो है रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ये भी सच है। मेरा जीवन प्रवाह जो है वियोगी हरि के लेखक है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र के लिए है। तो ऐसा देखेंगे इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इस सवाल का यदि सही जवाब देखें तो हो जाएगा डी। यहाँ से अब डी देखेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं अगला सवाल का, और अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल यहाँ से देखेंगे। अगला सवाल है 98 नंबर, यहाँ से देखेंगे। कह रहा है कि इनमें से काव्य लक्षण विषय कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक का है, सच है। रीतिरात्मा काव्य से, ये आनंद वर्धन का नहीं है, ये है आपका वामन का है, ठीक है। उसके बाद कह रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जगन्नाथ का है, सच है। शब्दार्थों सहित काव्यम भामा का है, ये भी सच है। तो इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। ये जो सच नहीं है या अशुद्ध है। 99 नंबर की बात कर लेते हैं। पाश्चात्य लेखकों को पोएट लॉरिएट के पद से सम्मानित किया गया था, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को किया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, और 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी का ही रूप माना जाता है, सच बात है। सिद्धों की उद्दत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, ये भी सच है और इसकी सही व्याख्या भी है। तो ये ऑप्शन किस में है? डी में है। तो सही जवाब हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल आप यहाँ से देखेंगे। निम्नलिखित को परिवर्तित करने वाले आचार्यों के नामों को उनके संप्रदाय के साथ सुमेलित कीजिए। तो भामह का अलंकार सही है, कुंतक वक्रोक्ति कुंतक सही है, वामन रीति संप्रदाय सही है, आनंद का है ध्वनि संप्रदाय सही है, ठीक है। तो आप देखेंगे ए का टू किस में है? तो ए का टू एकमात्र डी में है, तो हमारा सही जवाब इसका डी हो जाएगा। अब बात कर लेंगे 102, और 102 आप देखेंगे 102 में कह रहा है कि
अर्धमागधी अपभ्रंश से है, तो बघेली है, क्योंकि मैथिली, मगही और भोजपुरी ये सब मागधी अपभ्रंश से हैं। किससे हैं? मागधी से हैं, ठीक है। अर्धमागधी से क्या है? बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ऐसा करके सब है, अवधी है। 103 नंबर देखेंगे। 103 नंबर कह रहा है कि नीचे दो कथन है, जिसमें एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। अब देखेंगे कौन क्या है। तो वामन ने रीति को विशिष्ट पद रचना माना है। सही बात है, वामन ने माना है, नो डाउट। वामन ने रीति के 4 भेद माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, लाटी और पंचाली। नहीं, 4 नहीं, 3 माने हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, एक लाटी नहीं माना है, बाकी 3 माना है, वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली। तो हमारा क्या है, आर गलत है, बाकी ये सही है, ये सही है लेकिन आर गलत है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा 103 का। अब हम बात कर लेंगे 104 और 104 में यहाँ से सवाल देखेंगे। 104 सवाल कह रहा है कि प्रसाद मूलतः कवि थे, उनका कवित्व तो उनके नाटकों में विशेष रूप से एवं उपन्यासों एवं कहानियों में सामान्य रूप से परिलक्षित होता है। उपयुक्त पंक्ति किस विद्वान की है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। और 105 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 105 नंबर जो कह रहा है कि मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन है? तो रांगेय राघव है, मुर्दों का टीला। रस सूत्र की व्याख्या किस विषय अनुमितिवाद का संबंध किससे है? तो संकुक जो है ना अनुमितिवाद से रिलेटेड है। 107 क्या है? टेंसु झिझिया लोक साहित्य किस विद्या का है? तो लोकगीत है, झिझिया लोकगीत ही है। 108 की बात कर लेते हैं। 108 कह रहा है कि सूचियों को सूची 2 से मिलान करना। टी.एस. एलियट निर्व्यक्तता का सिद्धांत, लोनजाइनस उदात्त का सिद्धांत, आई. रिचर्ड संप्रेषण का सिद्धांत, विलियम वर्डवर्थ काव्य सिद्धांत। ये सही है। तो एक का टू देखेंगे, एकमात्र ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, तो हमारा सही जवाब डी हो जाएगा। 109 की बात कर लेते हैं। 109 कह रहा है कि केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है? तो केसर कस्तूरी के लेखक जो है ना वो शिव मूर्ति हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो मिलान करने में आप यहाँ से देखेंगे राम कर्तृवाचक संस्कृत कृदंत और शैव भाववाचक कौशल अपत्यवाचक संस्कृत ध। 110 देखना पड़ेगा 110 का। हालांकि इसका सवाल जो मैंने आंसर की के द्वारा लाया है उसका डी दे रहा है, बट इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आखिर ऐसा डी क्यों दे रहा है। अच्छा सवाल है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान सब फारसी सब भाषा के हैं। अगला क्या है? 112 112 कह रहा है कि आलोचना ग्रंथ नामवर सिंह का नहीं है। तो 112 में देखेंगे ना तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति है, तो उन्हीं का है। छायावाद उन्हीं का है। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड ये नामवर सिंह का नहीं है। ये जो प्रगतिशील साहित्य के मानदंड है ना ये प्रकाश चंद्र गुप्त का है। किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का है। अगला कह रहा है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, ये भी किसका है? नामवर सिंह का ही है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 113 नंबर कह रहा है कि लोनजाइनस के उदात्त सिद्धांत का तत्व नहीं है। तो जो भावांडंबर है ना वो तत्व नहीं है, ठीक है, उसका प्रकार है। अब बात कर लेते हैं 114 कह रहा है कि निम्नलिखित में नरेंद्र कोहली का कौन सा उपन्यास राम कथा से संबंधित नहीं है? तो जो महासमर है ना वो महाभारत पे लिखी गई है। ये चारों रचनाएं नरेंद्र कोहली की ही हैं, लेकिन महासमर जो है वो महाभारत के आधार पर लिखी गई हैं। बाकी अन्य 3 जो है ना वो रामायण पे लिखी गई हैं, ठीक है। अब बात कर लेंगे 115 नंबर क्वेश्चन। और 115 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किधर गया जी? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और पैरों में पंख बांधकर, ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की है, तो पैरों में पंख बांधकर ए का टू, तो ए का टू एकमात्र ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, तो सही जवाब हमारा बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 116। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम उक्त कथन किसका है? तो पंडित जगन्नाथ का है। 117 नंबर आप देखेंगे 16 साहित्यकारों के बारे में लिखी गई संशोधनात्मक रचना लौट कर आना नहीं के लेखक हैं कांति कुमार जैन है। 118 अब देखते हैं किधर गया जी? 118 निम्नलिखित से किस काव्य प्रयोजन विषयक में कौन सा युग्म क्या बोलते अशुद्ध है? तो रुद्रट देखेंगे, कांता समिति सही बात है। आनंदभूति, कीर्ति रुक जाइए, भामा अर्थ का, हाँ ये भामा वाला भी सही है। उसके बाद से क्या कर अशुद्ध पूछ रहा है ना, तो 118 का अगर अशुद्ध की बात कर लेते हैं तो वामन, आनंदभूति तथा कीर्ति, आनंद वर्धन, प्रीति, ठीक है, अशुद्ध है। रुद्रट 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 हालांकि मेरे ख्याल से ए पर ही डाउट हो रहा है, ठीक है, यही इसमें अशुद्ध है, ठीक है, ए को लगा लीजिएगा। 119 की बात कर लेते हैं, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ देखेंगे हिमालय, बालिका, सोना, मधुरता, ठीक है।
ये भाव है, क्योंकि किसके अंदर कितना माधुर्य है आप देख नहीं सकते हैं, भाव से ही समझ में आता है तो मधुरता हो जाएगा। ठीक है, अब 120 की बात कर लेते हैं। 120 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा, ये कृष्णा अग्निहोत्री का है। किधर गया जी, ये कृष्णा अग्निहोत्री का है। जूठन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, और मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव का है। अपने अपने पिंजरे मोहन नेमिष राय का है। तो डी का 1 देखेंगे, डी का 1 एक ही में है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए। इस तरह से 120 जो भी सवाल हैं उसको हम लोगों ने देख लिया, जो कि अभी 2-3 दिन पहले जेडीसी का उत्तर प्रदेश प्रोफेसर जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के एग्जाम में पूछे गए थे। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।